पढ़ेंगे कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक राजनीति विज्ञान से पाठ 1, जिसका नाम है सत्ता की साझेदारी। अपने पाठ की शुरुआत के लिए चलते हैं अगले पेज पर। 9वीं कक्षा की राजनीतिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में हमने ये तो समझा है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सारी शक्तियां किसी एक अंग के पास नहीं होती, यानी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया है। सत्ता को इन 3 अंगों में बांट दिया गया है। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये जो 3 अंगों के नाम मैंने लिए हैं ये आपके लिए पुराने होंगे। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अभी अभी सुने हैं, पिछली कक्षा में हम इनके बारे में पढ़ चुके हैं। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्या होता है, सारी शक्तियां किसी एक अंग के पास नहीं होती। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया गया है, शक्तियों को बांटा गया है। कह सकते हैं कि सत्ता की साझेदारी की गई है। ये जो पॉइंट आपको अभी बताया गया है, इससे आपको सत्ता की साझेदारी का मतलब समझ में आ गया होगा। यदि मतलब समझ में नहीं आया है तो आगे कुछ उदाहरण दिए गए हैं, उन उदाहरणों को समझेंगे तब ये पॉइंट आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सत्ता की साझेदारी का मतलब आसान सी भाषा में आपको समझाया जाए तो शक्तियों का विभाजन। यदि सत्ता की साझेदारी नहीं की जाती है तो कई तरह की समस्याएं आएंगी। ये हम समझेंगे श्रीलंका के उदाहरण से, जो कि इस पाठ में दिया गया है। श्रीलंका और बेल्जियम के उदाहरण से हमें ये पता चलेगा कि आखिरकार सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता क्यों है, सत्ता के विकेंद्रीकरण की आवश्यकता क्यों है। पाठ की शुरुआत में ही बेल्जियम और श्रीलंका का उदाहरण दिया गया है। इन उदाहरणों से अपने पाठ को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले बेल्जियम का जिक्र किया गया है। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है। क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो हमारा जो हरियाणा राज्य है उससे भी छोटा। बेल्जियम की सीमाएं किन किन देशों से लगती हैं, यानी बेल्जियम के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, तो फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग। मैप पर देख लेते हैं। पेपर में मैप वर्क में पूछा जाए या ना पूछा जाए, लेकिन हमें पता होना चाहिए। ये जो रेड कलर से दिखाया गया है ये है बेल्जियम। बेल्जियम के पड़ोस में है नीदरलैंड, ये जर्मनी रहा। ये छोटा सा जो दिखाया गया है ये है लग्जमबर्ग और ये फ्रांस। ये हो गए बेल्जियम और उसके पड़ोसी देश। तो बेल्जियम की सीमाएं किन किन देशों से लगती हैं, जर्मनी, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग और फ्रांस। ये हमने समझ लिया। यदि हम इस देश के समाज की बात करें तो यहाँ की जातीय बुनावट बड़ी जटिल है। किस तरह की है उसको समझने के लिए चलते हैं अगले पेज पर। पिछले पेज में हमने बेल्जियम के बारे में क्या समझा है, यही कि बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है। बेल्जियम की सीमाएं 4 देशों से लगती हैं। कौन कौन से, फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग। यदि हम बेल्जियम के समाज की बात करें तो यहाँ की जातीय बुनावट बड़ी जटिल है, यानी कई समुदायों के लोग रहते हैं। जो कुल आबादी है उसका 59% हिस्सा फ्लैमिश इलाके में रहता है और डच भाषा बोलता है। ये जो पीले रंग से आपको दिखाया गया है चित्र में, यहाँ पर डच भाषी लोग निवास करते हैं, रहते हैं। शेष 40% लोग वेलोनिया में रहते हैं और फ्रेंच बोलते हैं। ये जो रेड कलर का क्षेत्र देख रहे हो ना चित्र में, ये वेलोन क्षेत्र है। यहाँ पर फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। बचे 1% लोग जो जर्मन भाषा बोलते हैं वो बेल्जियम के इस क्षेत्र में निवास करते हैं। अब राजधानी की बात करें तो राजधानी में उल्टा है। 80% लोग फ्रेंच भाषी हैं और 20% डच भाषा बोलने वाले लोग राजधानी में निवास करते हैं। अब आती है गौर करने वाली बात, संख्या में ज्यादा कौन है, डच भाषी। कुल आबादी का 59% है। 40% फ्रेंच भाषा बोलने वाले रहते हैं और मात्र 1% है जो जर्मन बोलते हैं। राजधानी में बिल्कुल उल्टा है। 80% फ्रेंच बोलते हैं, 20% डच भाषा बोलते हैं। जब अलग अलग समुदायों के लोग साथ रहते हैं तो कई मुद्दों को लेकर तनाव होना स्वाभाविक है। जो बहुसंख्यक समुदाय होगा, जो संख्या में ज्यादा होगा, वो क्या करेगा, अल्पसंख्यक समुदाय को दबाने की कोशिश करेगा। ऐसा ही बेल्जियम में भी हुआ। फ्रेंच और डच भाषी लोगों के बीच तनाव बढ़ा क्योंकि जो डच भाषा बोलने वाले हैं वो संख्या में ज्यादा तो हैं लेकिन कम समृद्ध हैं। वहीं जो फ्रेंच भाषी लोग हैं जो संख्या में कम हैं, वो डच भाषी लोगों से अमीर हैं और समृद्ध भी हैं। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि विवाद के बादल तो बेल्जियम में भी मंडराए। बेल्जियम ने किस तरह से इस समस्या का समाधान निकाला, इस समस्या को दूर किया, वो आगे जानेंगे। उससे पहले थोड़ा श्रीलंका के बारे में जान लेते हैं, लेकिन अगले पेज पर।
पिछले पेज में हमने क्या पढ़ा है, बेल्जियम की जातीय बुनावट के बारे में थोड़ा बहुत समझा है। पाठ की शुरुआत में ही आपको बताया गया है कि इस पाठ में बेल्जियम और श्रीलंका का उदाहरण दिया गया है। उससे एक तो आपको ये समझ में आएगा कि सत्ता की साझेदारी का मतलब क्या होता है, दूसरा सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता क्यों है, यानी सत्ता की साझेदारी की जरूरत क्यों है। तो बेल्जियम की जातीय बुनावट के बारे में हमने समझ लिया। अब श्रीलंका की बारी आती है, एक एक करके पॉइंट्स को समझ लेते हैं। श्रीलंका जो कि एक द्वीपीय देश है, साथ ही साथ हमारा पड़ोसी भी है। श्रीलंका के अलावा और कौन कौन से हमारे पड़ोसी देश हैं, उनके नाम कमेंट सेक्शन में कमेंट करने हैं। इस देश की आबादी है 2 करोड़, हमारे हरियाणा की आबादी जितनी कह सकते हैं। यहाँ पर भी कई जातीय समूहों के लोग रहते हैं। सबसे ज्यादा जो है वो है सिंघली, यानी जो सिंघली भाषा बोलते हैं। कितने हैं, कुल जनसंख्या का 74%। दूसरे नंबर पर आते हैं तमिल, जो कि कुल जनसंख्या का 18% है। तमिलों में भी 2 समूह हैं, एक श्रीलंकाई मूल के तमिल, दूसरा हिंदुस्तानी तमिल। ये वो तमिल है जो अंग्रेजों के समय बागानों में काम करने भारत से श्रीलंका गए थे, उनके बच्चे यानी भारतीय मूल के तमिल। कुल मिलाकर देखा जाए तो 2 बड़े समूह श्रीलंका में निवास करते हैं, एक तो सिंघली, दूसरा तमिल। तमिलों में भी 2 समूह है, एक श्रीलंकाई मूल के तमिल, दूसरे हिंदुस्तानी तमिल। अब देख लेते हैं कि कौन सा समूह श्रीलंका में कहाँ पर रहता है, लेकिन अगले पेज पर। पिछले पेज में हमने श्रीलंका के बारे में क्या समझा है, एक तो ये कि श्रीलंका एक द्वीपीय देश है, साथ ही साथ हमारा पड़ोसी भी है। दूसरा, इसकी आबादी 2 करोड़ है, हमारे हरियाणा राज्य की आबादी जितनी हम कह सकते हैं। तीसरा, यहाँ पर भी कई जातीय समूहों के लोग रहते हैं, जैसे कि सिंघली जो कि कुल आबादी का 74% है। दूसरा तमिल जो कि कुल जनसंख्या का 18% है। फिर तमिलों में भी 2 समूह है, एक तो श्रीलंकाई मूल के तमिल, दूसरा वो तमिल जो अंग्रेजों के समय बागानों में काम करने भारत से श्रीलंका गए थे, उनके बच्चे यानी भारतीय मूल के तमिल। यहाँ तक हमने पिछले पेज में समझा है। अब कौन सा समूह श्रीलंका में किस क्षेत्र में निवास करता है, यहाँ पर समझेंगे। जो तमिल भाषी लोग हैं वो उत्तर पूर्वी प्रांतों में रहते हैं। जो ये ऑरेंज कलर से आपको दिखाया गया है, इन क्षेत्रों में तमिल भाषी लोग रहते हैं। ये जो येलो क्षेत्र आपको दिखाया गया है, यहाँ पर सिंघली भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, यानी सिंघली समुदाय के लोग निवास करते हैं। वे ज्यादातर बौद्ध हैं, यानी बौद्ध धर्म को मानते हैं। जो तमिल हैं उत्तर पूर्वी प्रांतों में निवास करते हैं, वो कुछ हिंदू हैं और कुछ मुसलमान हैं। श्रीलंका में ईसाई भी रहते हैं, जो कि कुल आबादी का 7% है। ये दोनों भाषाएं बोलते हैं, सिंघली भी और तमिल भी। तो ये हमने समझी श्रीलंका के समाज की जातीय बुनावट और कौन सा समूह कहाँ पर निवास करता है। अब विवाद क्या है, जहाँ पर 2 समुदायों के लोग होंगे, चाहे वो अलग अलग विचारधारा के हों, अलग अलग धर्मों को मानने वाले हों, या अलग अलग भाषाएं बोलने वाले हों, अलग अलग जाति से संबंध रखने वाले हों, विवाद होना स्वाभाविक है। इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है। श्रीलंका में भी हुआ, सिंघली और तमिल भाषी लोगों के बीच। ये विवाद क्यों हुआ, क्या कारण थे, उनको समझेंगे, लेकिन अगले पेज पर। पिछले पेज में हमने श्रीलंका के बारे में क्या पढ़ा है, एक बार उसको दोहरा लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है, साथ ही साथ हमारा पड़ोसी भी है। यहाँ पर कई जातीय समूह है, सबसे ज्यादा जो है सिंघली है, जो कि कुल आबादी का 74% है। दूसरे नंबर पर आते हैं तमिल, ये कुल जनसंख्या का 18% है। सिंघली और तमिलों के अलावा और भी अन्य कई समूहों के लोग यहाँ पर निवास करते हैं। एक तो ये हमने समझा था। दूसरा हमने क्या समझा था, जो उत्तर पूर्वी प्रांत है वहाँ पर तमिल निवास करते हैं। चित्र में जो पीले रंग से क्षेत्र दिखाया गया है, वहाँ पर सिंघली समुदाय रहता है। सिंघली बौद्ध धर्म को मानते हैं। जो तमिल है वो कुछ हिंदू हैं और कुछ मुसलमान। तो ये सब हमने पिछले पेजों में श्रीलंका के बारे में समझा है। यहाँ पर हम बहुसंख्यकवाद का मतलब समझेंगे, साथ ही साथ ये भी समझेंगे कि श्रीलंका में किस तरह से बहुसंख्यकवाद का अनुसरण किया गया। बहुसंख्यकवाद के अनुसरण से श्रीलंका में किस तरह की समस्या आई, उस समस्या के बारे में भी समझेंगे। पहले बहुसंख्यकवाद को समझ लेते हैं। बहुसंख्यकवाद का मतलब क्या होता है, जो लोग संख्या में ज्यादा होते हैं वो किसी धर्म में विश्वास रखने वाले हो सकते हैं, किसी भाषा को बोलने वाले हो सकते हैं, किसी जाति से संबंधित हो सकते हैं। अल्पसंख्यकों को, यानी जो संख्या में कम है, उनको दबाने की कोशिश करते हैं। मन चाहे ढंग से देश का शासन चलाते हैं, यानी एक तरह से अपना फायदा और दूसरे समुदाय की जरूरतों या इच्छाओं की अवहेलना करना। दूसरे
समुदाय की जरूरतों या इच्छाओं का ध्यान न रखना, इसी को कहते हैं बहुसंख्यकवाद। श्रीलंका के उदाहरण से और क्लियर हो जाएगा। अब इस बहुसंख्यकवाद का श्रीलंका कैसे अनुसरण करता है वो समझ लेते हैं। श्रीलंका आजाद होता है 1948 में। आजादी के बाद श्रीलंका में सरकार कैसी है? निर्वाचित, यानी लोगों द्वारा चुनी गई सरकार शासन चला रही है। अब देखो, निर्वाचित सरकार तो है लेकिन दिमाग में कुछ और चल रहा है। क्या? सिंघली समुदाय की प्रभुता कायम करना। कहने का मतलब ये है कि सिंघली समुदाय की प्रभुता कायम करने के लिए बहुसंख्यकवाद का अनुसरण किया गया। याद है ना आपको सिंघली समुदाय? पीछे के पेजों में हमने पढ़ा है। सिंघली भाषा बोलने वाले श्रीलंका में ज्यादा हैं। कितने हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है आपको। पीछे मैं पढ़ा चुकी हूँ। तो सिंघली भाषा बोलने वाले श्रीलंका में ज्यादा हैं। सरकार क्या चाहती है? सिंघली समुदाय का दबदबा होना चाहिए और जो अन्य समुदाय के लोग हैं उनकी जरूरतों और इच्छाओं की अवहेलना की गई, यानी उनकी जरूरतों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। कुछ काम भी किए सरकार ने। ऐसे क्या क्या किए उनको समझने के लिए चलते हैं अगले पेज पर। पिछले पेज में हमने क्या समझा है, एक बार उसको दोहरा लेते हैं। पहले तो बहुसंख्यकवाद का मतलब समझा। बहुसंख्यकवाद का मतलब क्या होता है? ये माना जाता है कि जो संख्या में ज्यादा है वो मन चाहे ढंग से देश का शासन चला सकते हैं। इसके लिए वो अल्पसंख्यक समुदाय की जरूरतों या इच्छाओं की अवहेलना भी कर सकते हैं, यानी एक तरह से अपना फायदा और दूसरों की जरूरतों या इच्छाओं का ध्यान न रखना। एक तो ये हमने समझा था। दूसरा क्या समझा था कि आजादी के बाद श्रीलंका में सरकार निर्वाचित है लेकिन सिंघली समुदाय की प्रभुता कायम करने के लिए बहुसंख्यकवाद का अनुसरण किया गया। यहाँ तक हमने समझ लिया है। अब सिंघली समुदाय की प्रभुता कायम करने के लिए सरकार ने कुछ कदम उठाए। कौन कौन से कदम उठाए, एक एक करके उनको समझ लेते हैं। 1956 में एक कानून बनाया। इसमें क्या किया? सिंघली भाषा को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया। पहला ये काम किया। दूसरा क्या किया? विश्वविद्यालयों और सरकारी नौकरियों में सिंघलियों को प्राथमिकता दे दी। नौकरियां तो तमिलों को भी चाहिए और जो अन्य समुदायों के लोग श्रीलंका में निवास करते हैं उनको भी तो चाहिए ना नौकरियां। सिर्फ सिंघली समुदाय को जरूरत थी क्या नौकरियों की? दूसरा ये काम कर दिया। तीसरा क्या किया? नए संविधान में ये प्रावधान कर दिया कि सरकार बौद्ध मत को संरक्षण देगी। सिर्फ संरक्षण देकर काम नहीं चलाएगी, बढ़ावा भी देगी। अब याद करो वो पॉइंट जिसमें हमने पढ़ा था कि सिंघली भाषी समुदाय किस धर्म को मानते हैं। याद आया? किस धर्म को? बौद्ध धर्म को। और बौद्ध धर्म को सरकार संरक्षण देना चाहती है, बढ़ावा देना चाहती है। सिंघली भाषा को राजभाषा बना दिया। सिंघलियों को कॉलेजों में और सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता भी दे दी। बौद्ध धर्म को संरक्षण भी दे दिया। ये सब कुछ देखकर तमिलों की आंखें फटी की फटी रह गई। भाई जब हर जगह सिंघलियों को तवज्जो दी जा रही है तो हम कहाँ हैं? क्योंकि बचा क्या था? सरकार ने जो भी कदम उठाए वे तो सिंघलियों के हित में थे। परिणाम क्या हुआ? दो समूहों के बीच तनाव। मान लो दो बच्चे हैं, एक बच्चे को 2 टॉफियां दे दी, दूसरे बच्चे को कुछ नहीं दिया, तो क्या होगा? दोनों बच्चे आपस में लड़ेंगे। तुम्हें तो 2 टॉफियां मिल गई, मुझे एक भी नहीं मिली। बच्चों के बारे में बात नहीं हो रही है श्रीलंका में। ये सिर्फ आपको छोटा सा उदाहरण दिया गया है। जब बच्चों के बीच टॉफियों को लेकर लड़ाई हो सकती है तो श्रीलंका में तो 2 समूह हैं जहां पर सिंघलियों को तो बहुत कुछ दिया जा रहा है और तमिलों के साथ भेदभाव हो रहा है। तो सरकार के द्वारा जो भी फैसले लिए गए उससे तमिलों को ये लगा कि सरकार उनके राजनीतिक अधिकार छीन रही है, उनके साथ भेदभाव हो रहा है, उनके हितों की अनदेखी हो रही है। इससे क्या हुआ? तमिल और सिंघली समुदाय के संबंध बिगड़ते चले गए। श्रीलंकाई सरकार ने जो कदम उठाए, जो फैसले लिए, उनसे तमिलों को ठेस पहुंची। जवाब में तमिलों ने भी कुछ काम किए। क्या किए? अपनी राजनीतिक पार्टियां बना ली। तमिल भाषा को राजभाषा बनाने के लिए संघर्ष किया। अब ये भी कहने लगे कि तमिल भाषा को भी राजभाषा बनाया जाए। रोजगार पाने के लिए सबको समान अवसर मिले, ये उन्होंने मांग रखी। चौथी महत्वपूर्ण मांग क्या थी? तमिल स्वायत्तता की भी मांग कर रहे थे, लेकिन स्वायत्तता की उनकी मांग को बार बार नकार दिया जा रहा था। तो क्या हुआ?
सिंगली और तमिलों के बीच अलग अलग मुद्दों को लेकर जो बहस थी वो टकराव में बदल गई। परिणाम क्या हुआ? श्रीलंका में गृह युद्ध। अब इसका क्या मतलब होता है? जब किसी देश में सरकार विरोधी जो समूह होते हैं उनकी लड़ाई ऐसा रूप ले ले कि वो युद्ध जैसा लगने लगे, उसको कहते हैं गृह युद्ध। तो ये हमने समझा कि श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद का अनुसरण करने से किस तरह की समस्याएं आई। अब बेल्जियम के बारे में समझेंगे। बेल्जियम में भी कई समुदायों के लोग रहते हैं, पीछे पेजों में हमने पढ़ा है। बेल्जियम ने समस्या से निकलने के लिए किस तरह के कदम उठाए उनको समझेंगे, लेकिन अगले पेज पर। श्रीलंका में क्या क्या हुआ वो हमने डिटेल में समझ लिया है। अब बारी आती है बेल्जियम की। बेल्जियम के बारे में थोड़ा सा हमने पहले भी पढ़ा है। क्या क्या पढ़ा है एक बार दोहरा लेते हैं। बेल्जियम में मुख्य रूप से दो भाषी समुदाय रहते हैं, एक डच भाषा बोलने वाले, दूसरे फ्रेंच भाषा बोलने वाले। डच भाषी जो हैं वो संख्या में ज्यादा हैं, कुल जनसंख्या का 59%, और जो फ्रेंच भाषी हैं वे कुल जनसंख्या का 40% हैं। डच भाषी समुदाय फ्लैमिश में रहता है और फ्रेंच भाषी समुदाय वैलोनिया में रहता है। जब हम राजधानी की बात करते हैं तो राजधानी में उल्टा है, फ्रेंच भाषी 80% है और डच भाषी 20% है। एक और बात, फ्रेंच भाषी अमीर हैं यानी समृद्ध हैं। यहाँ तक हमने पिछले पेजों में पढ़ लिया है। बेल्जियम में भी तनाव जैसी स्थिति उत्पन्न होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी कई भाषी समुदाय रहते हैं। तनाव श्रीलंका में भी था, लेकिन श्रीलंका की सरकार ने जो काम किए उनसे तनाव बढ़ा, कम नहीं हुआ। वहीं बेल्जियम ने समझदारी से काम लिया, अलग रास्ता अपनाया। यहाँ की सरकार ने क्षेत्रीय अंतरों और सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार किया, यानी कुछ कदम ऐसे उठाए कि देश में जो लोग रहते हैं वे मिलजुल कर रहें। श्रीलंका की तरह नहीं कि सिर्फ एक ही समुदाय को महत्व दिया जा रहा है और अन्य समुदाय की जरूरतों और इच्छाओं का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। बेल्जियम में हर समुदाय को महत्व दिया गया। ऐसा क्यों किया गया? ताकि सब लोग मिलजुल कर रहें। इसके लिए यहाँ की सरकार ने कुछ कदम भी उठाए। क्या क्या कदम उठाए उनको देख लेते हैं। उन्होंने अपने संविधान में 4 संशोधन सिर्फ इस बात के लिए किए कि देश में रहने वाले किसी भी आदमी को बेगानेपन का एहसास ना हो, यानी सबको ये लगे कि चाहे हम किसी भी समुदाय से संबंधित हैं लेकिन हम अपने ही देश में रह रहे हैं। तो यहाँ की सरकार ने क्या क्या काम किए ताकि सभी लोग मिलजुल कर रहें, देश में शांति बनी रहे। पहला काम किया कि केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान रहेगी, यानी संविधान में ये प्रावधान कर दिया कि केंद्रीय सरकार में जो मंत्रियों की संख्या होगी वो समान होगी। मान लो बेल्जियम में केंद्रीय मंत्रियों की संख्या 100 है तो 50 डच भाषी होंगे और 50 फ्रेंच भाषी होंगे। अब मंत्रियों की संख्या तो बराबर बराबर कर दी। कोई कानून पास करना हो तब क्या होगा? चाहे कोई भी कानून पास करना हो ये तभी पास होगा जब दोनों भाषाई समूहों के सांसद उस कानून को पास करने के पक्ष में होंगे, यानी उस कानून को पास करने की हामी भर देंगे। कोई एक समुदाय किसी भी कानून को पास करने पर फैसला नहीं ले सकता। कुल मिलाकर कहने का ये मतलब है कि जब दोनों समुदाय राजी होंगे तभी कानून पास होगा। एक तो ये काम किया। दूसरा क्या किया? अनेक शक्तियां क्षेत्रीय सरकारों को भी दी गई, यानी सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया, सत्ता को बांट दिया गया। केंद्रीय स्तर पर जो सरकार है वो भी काम कर रही है, साथ ही साथ क्षेत्रीय स्तर पर जो सरकारें हैं उनको भी शक्तियां दी गई हैं कि भाई आप भी अपने अपने क्षेत्रों में काम करो और केंद्रीय सरकार के जो काम है वो तो काम होंगे ही होंगे। तीसरा क्या काम किया? बेल्जियम की जो राजधानी है ब्रुसेल्स, उसमें अलग सरकार है। उदाहरण भारत में केंद्रीय स्तर पर सरकार काम करती है, फिर अलग अलग राज्यों में सरकारें हैं। दिल्ली में भी अलग सरकार है, इसी तरह से ब्रुसेल्स में भी अलग सरकार का गठन किया गया। यहाँ पर भी दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व है। अब मान लो ब्रुसेल्स की सरकार में 60 मंत्री हैं तो 30 हो गए डच भाषी और 30 हो गए फ्रेंच भाषी। चौथा क्या काम किया? केंद्रीय और राज्य सरकारों के अलावा यहाँ पर तीसरे स्तर की सरकार भी काम करती है। कौन सी सरकार? सामुदायिक सरकार, यानी केंद्रीय स्तर पर सरकार हो गई, फिर राज्यों में भी सरकारें हैं, उसके बाद तीसरे स्तर की सरकार भी काम करती है बेल्जियम में, जिसे सामुदायिक सरकार कहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इस सरकार का चुनाव कौन करता है, यानी इस सरकार को चुनते कौन लोग हैं? तो इस सरकार का चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं।
हैं, यानी जो डच भाषी हैं वो एक सामुदायिक सरकार का चुनाव करेंगे चाहे वो देश में कहीं भी निवास करते हों, और जो फ्रेंच भाषी हैं वो फ्रेंच सामुदायिक सरकार का चुनाव करेंगे वो भी देश में कहीं भी निवास करते हों। कुल मिलाकर देखा जाए तो बेल्जियम की सरकार ने अपने देश के सभी समुदायों को समान महत्व दिया। श्रीलंका की तरह नहीं कि सिर्फ एक समुदाय को महत्व दिया हो। बेल्जियम की सरकार ने जो ये समझदारी वाला कदम उठाया, इससे क्या लाभ हुआ? देश में शांति बनी रही। यहाँ तक हमने श्रीलंका की कहानी भी पढ़ ली और बेल्जियम की कहानी भी पढ़ ली। अब इन दोनों देशों के उदाहरणों से हमें शिक्षा क्या मिलती है उसको समझेंगे, लेकिन अगले पेज पर। यहाँ तक हमने बेल्जियम की कहानी सुनी और श्रीलंका की कहानी भी सुनी। दोनों देशों की कहानियों को सुनकर क्या समझ में आया, क्या शिक्षा मिली? कि सत्ता की साझेदारी जरूरी है, यानी सत्ता की साझेदारी के बगैर काम नहीं चलेगा। यदि हम सत्ता की साझेदारी नहीं करते हैं तो क्या होगा? समस्याएं आएंगी। श्रीलंका में क्या किया गया? सत्ता की साझेदारी नहीं की गई। अल्पसंख्यक समुदाय को सत्ता में हिस्सेदार नहीं बनाया गया। इसके चलते श्रीलंका में क्या हुआ? गृह युद्ध हुआ, देश की एकता खतरे में पड़ गई, शांति भंग हुई। वहीं बेल्जियम की बात करें तो यहाँ पर समझदारी से काम लिया गया। उन्होंने सभी समुदायों को समान महत्व दिया, सत्ता में हिस्सेदार बनाया। इसका परिणाम क्या हुआ? बेल्जियम में एकता भी बनी रही और शांति भी भंग नहीं हुई। श्रीलंका और बेल्जियम दोनों ही लोकतांत्रिक देश हैं, फिर भी सत्ता में साझेदारी के सवाल पर उन्होंने अलग अलग ढंग से निपटने की कोशिश की। श्रीलंका में क्या किया गया? सिर्फ सिंगली समुदाय को महत्व दिया गया। वहीं बेल्जियम में क्या किया गया? सभी समुदायों को समान महत्व दिया गया। बेल्जियम के नेताओं को ये समझ में आ गया था कि विभिन्न समुदायों और क्षेत्रों की भावनाओं का आदर करने पर ही देश में एकता बनी रह सकती है। डिटेल में हमने समझ लिया है। श्रीलंका में उल्टा रास्ता अपनाया गया, सिर्फ एक समुदाय को महत्व दिया गया, अन्य समुदायों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया। इससे हमें ये पता चलता है कि अगर बहुसंख्यक समुदाय दूसरों पर प्रभुत्व कायम करने में और सत्ता में उनको हिस्सेदार न बनाने का फैसला करता है तो इससे देश की एकता संकट में पड़ सकती है, जैसा कि श्रीलंका में हुआ। तो कुल मिलाकर कहने का यही मतलब है कि दोनों देशों के उदाहरणों से हमें ये समझ में आ गया कि सत्ता की साझेदारी जरूरी है, सत्ता की साझेदारी के बगैर काम नहीं चलने वाला। ये तो हमने उदाहरणों के माध्यम से समझा है कि सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। पेपर में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, तो श्रीलंका और बेल्जियम की कहानी तो नहीं बैठेंगे, उत्तर में तो पॉइंट्स लिखने होंगे। ये उदाहरण आपको सिर्फ इसलिए दिए गए हैं ताकि टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। तो सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, पॉइंट्स को समझ लेते हैं, लेकिन अगले पेज पर। अब तक हमने क्या समझा है श्रीलंका और बेल्जियम के उदाहरणों से? यदि हम सत्ता की साझेदारी नहीं करते हैं तो समस्याएं आएंगी, जैसा कि श्रीलंका में हुआ। ये तो हमने उदाहरण समझे हैं, अब पॉइंट समझेंगे कि आखिरकार सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। इसके लिए दो तर्क दिए गए हैं। पहला तर्क क्या कहता है कि सत्ता का बंटवारा ठीक है। कैसे? यदि हम सत्ता की साझेदारी करते हैं तो इससे विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव की संभावना कम हो जाती है। श्रीलंका में सत्ता में साझेदारी नहीं की गई, परिणाम क्या हुआ? समुदायों के बीच टकराव ने जन्म लिया, हिंसा हुई। यदि तमिल समुदाय को भी सत्ता में हिस्सेदार बनाया जाता तो क्या ये हिंसा होती? नहीं होती। वहीं बेल्जियम में सत्ता में साझेदारी की गई, इसलिए वहां पर शांति बनी रही, समुदायों के बीच टकराव भी नहीं हुआ। इसे हम युक्तिपरक तर्क कहेंगे, यानी समझदारी वाला काम किया हमने सत्ता में साझेदारी करके। यदि सत्ता में साझेदारी नहीं करते हैं तो उससे क्या नुकसान हो सकता है ये हमें पता है। सत्ता में साझेदारी से क्या लाभ होगा ये भी हमें पता है। कुल मिलाकर कहने का ये मतलब है कि सत्ता में साझेदारी करने से अलग अलग समुदायों के बीच टकराव की संभावना कम हो जाती है, शांति बनी रहती है। ये हमने समझा पहला तर्क। दूसरा तर्क क्या कहता है कि सत्ता का बंटवारा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए ठीक है। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, यानी सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की विशेषता है। किसी देश को लोकतांत्रिक देश तब कहा जाता है जब उस देश में सत्ता की साझेदारी होती हो, सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया हो। कहने का मतलब ये है कि यदि कोई देश अपने आप को लोकतांत्रिक देश कह रहा है तो उस देश में सत्ता का विकेंद्रीकरण भी होगा। कुल मिलाकर कहने का यही मतलब है कि कोई देश लोकतांत्रिक देश है तो वहाँ पर सत्ता की साझेदारी भी
होती है। अब ये जो दो तर्क ऊपर बताए गए हैं, इन दो तर्कों में से एक को हम युक्तिपरक तर्क कहेंगे, दूसरे को नैतिक तर्क कहेंगे। युक्तिपरक तर्क क्या करता है? लाभकर परिणामों पर जोर देता है। यदि हम सत्ता का बंटवारा करते हैं तो इससे लाभ क्या होगा? विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच तनाव की संभावना कम हो जाती है, शांति बनी रहती है। और जो नैतिक तर्क है वो सत्ता के बंटवारे के अंतर्भूत महत्व को बताता है। ये हमने समझे सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। उसके पक्ष में दो तर्क। सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है ये तो हमने समझ लिया है। अब सत्ता की साझेदारी के तरीके भी तो होंगे ना। अगर हम सत्ता की साझेदारी के तरीकों को नहीं पढ़ेंगे तो ये अधूरा रह जाएगा। तरीकों को भी समझना जरूरी है। तो सत्ता की साझेदारी के तरीके क्या क्या हैं, उनको समझने के लिए चलते हैं अगले पेज पर। यहाँ तक हमने क्या समझा है, एक बार उसको दोहरा लेते हैं। सबसे पहले हमने श्रीलंका और बेल्जियम का उदाहरण समझा। श्रीलंका में सिर्फ एक समूह को महत्व दिया गया, अन्य समुदायों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया, यानी अन्य समुदायों को सत्ता में हिस्सेदार नहीं बनाया गया। इसका परिणाम क्या हुआ? श्रीलंका में विभिन्न समुदायों के बीच तनाव ने जन्म लिया। वहीं दूसरी तरफ जब हम बेल्जियम की बात करते हैं तो वहाँ पर विभिन्न समुदायों को समान महत्व दिया गया। इसका परिणाम क्या हुआ? बेल्जियम में शांति बनी रही, किसी भी तरह के तनाव ने वहाँ पर जन्म नहीं लिया। दूसरा हमने ये समझा कि सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। इसके पक्ष में दो तर्क दिए गए हैं। पहला तर्क हमें ये बताता है कि सत्ता की साझेदारी करने से विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव की संभावना कम हो जाती है। दूसरा तर्क हमें सत्ता के बंटवारे के अंतर्भूत महत्व को बताता है। अब हमने ये तो समझ लिया कि सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। क्या सिर्फ ये समझने से काम चल जाएगा कि सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है? नहीं चलेगा। सत्ता की साझेदारी के तरीके भी तो होने चाहिए। तो सत्ता की साझेदारी के तरीके क्या हो सकते हैं, उन तरीकों को हम इस पेज में समझेंगे। देखो, एक बात तो है कि सत्ता की साझेदारी जरूरी है। यदि नहीं करते हैं तो क्या होगा, ये हमने श्रीलंका के उदाहरण से समझ लिया है। फिर भी कुछ विचारक ऐसे हैं जिनका ये मानना है कि सारी शक्तियां किसी एक व्यक्ति या समूह के पास ही होनी चाहिए। यानी इनका ये कहना है कि शक्तियों का बंटवारा, शक्तियों का विकेंद्रीकरण न किया जाए, जैसा कि पहले होता था राजतंत्र में, राजा के पास ही सारी शक्तियां होती थी। ये ऐसा क्यों मानते हैं ये भी बताया गया है कि यदि सत्ता की साझेदारी की जाती है तो किसी भी प्रकार के फैसले लेने में देरी होगी और उनको लागू करना भी मुश्किल होगा। इसी धारणा के विरोधी सत्ता की साझेदारी का विचार सामने आया था। पहले राजतंत्र था, राजा के पास ही सारी शक्तियां होती थी। जब लोकतंत्र का विचार आया, बहुत से देशों ने लोकतंत्र को स्वीकार कर लिया। लोकतंत्र में क्या होता है? सारी शक्तियों का स्रोत तो जनता ही होती है। लोग संस्थाओं के माध्यम से शासन चलाते हैं। ज्यादा से ज्यादा नागरिकों को सत्ता में हिस्सेदार बनाया जाता है। कुल मिलाकर कहने का यही मतलब है कि लोकतंत्र के साथ ही सत्ता की साझेदारी का विचार सामने आया। तो सत्ता के विकेंद्रीकरण का विचार कैसे आया ये हमने समझ लिया। लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी जरूरी है ये भी हमने समझ लिया। यदि सत्ता की साझेदारी नहीं की जाती है तो ये थोड़े समय के लिए तो ठीक लग सकता है, लंबे समय तक ऐसा करना सही नहीं है। ये देश की एकता को नुकसान देने वाला होगा। श्रीलंका के उदाहरण से हमने समझा भी है। वहीं बेल्जियम ने समझदारी वाला कदम उठाया, वहाँ के लोगों को भविष्य में होने वाली आपदा से बचाया, ये हम कह सकते हैं। कुल मिलाकर कहने का यही मतलब है कि आज के समय में सत्ता की साझेदारी के बगैर काम नहीं चलेगा। फिर सवाल ये उठता है कि सत्ता की साझेदारी किस तरह से कर सकते हैं, यानी तरीके कौन कौन से हैं। उन तरीकों को ही हम इस पेज में पढ़ने वाले हैं। पहला जो तरीका है सत्ता के विकेंद्रीकरण का, उसे हम सत्ता का क्षैतिज वितरण कहेंगे। इसमें क्या होता है, शासन के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा कर दिया जाता है, जैसे कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका कानून लागू करती है, न्यायपालिका न्याय का काम करती है। इन तीनों के बीच सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया है, सत्ता को बांट दिया गया है। तीनों ही अंगों का समान महत्व है। इनमें से कोई भी ये नहीं कह सकता कि मुझे ज्यादा शक्तियां मिली हुई है, हम तो अपनी मन मर्जी से काम करेंगे। ऐसा नहीं है, जिसको जो काम दिया गया है वही काम करते हैं और हर अंग
दूसरे अंग पर अंकुश भी रखता है, यानी हर एक अंग अन्य अंग पर नियंत्रण बनाए रखता है। सरकार का कोई भी अंग मनमर्जी से काम नहीं कर सकता। इस तरह से नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत के तहत ये तीनों अंग काम करते हैं। ये पहला तरीका हमने समझा सत्ता के विकेंद्रीकरण का। दूसरा जो तरीका है सत्ता के विकेंद्रीकरण का, इसे हम सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण कहेंगे। अपने देश के उदाहरण से समझते हैं। केंद्रीय स्तर पर सरकार का गठन किया गया है, यानी पूरे देश के लिए एक सामान्य सरकार होती है, इसे हम केंद्र सरकार या संघ सरकार कहते हैं। फिर प्रांतीय या क्षेत्रीय स्तर पर सरकार का गठन किया गया है। हमारे भारत में जितने भी राज्य हैं, सभी राज्यों में अलग अलग सरकारें हैं, जैसे कि असम, उड़ीसा, हरियाणा, पंजाब। इन राज्यों में अलग अलग सरकारें काम करती हैं। इनको भारत में राज्य सरकार कहा जाता है। उसके बाद नगरपालिका और पंचायती स्तर पर भी सरकारें हैं। इन तीनों स्तर की सरकारों के बीच सत्ता को बांटा गया है, सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया है। इस प्रकार के सत्ता के विकेंद्रीकरण को हम क्या कहते हैं? सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण। पॉइंट की शुरुआत में भी आपको बताया गया है। ये दूसरा तरीका हो गया। तीसरा तरीका क्या है सत्ता के विकेंद्रीकरण का? विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता का बंटवारा। ये सामाजिक समूह भाषा के आधार पर भी हो सकते हैं, धर्म के आधार पर भी हो सकते हैं, जाति के आधार पर भी हो सकते हैं। इन सामाजिक समूहों को सत्ता में हिस्सेदार बनाया जाता है ताकि ये अपने आप को अलग ना समझे, जैसा कि बेल्जियम में भी किया गया। अब चौथे पॉइंट पर आते हैं। दबाव समूह और आंदोलन भी शासन को प्रभावित करते हैं। कैसे? लोकतंत्र में क्या होता है? राजनीतिक पार्टियां प्रतिस्पर्धा करती हैं चुनाव में जीतने के लिए। इससे ये होता है कि सत्ता किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होती। अगर लंबा टाइम पीरियड लेकर चले तो जब भारत आजाद हुआ किस पार्टी की सरकार रही है? कांग्रेस। अब किस पार्टी की सरकार है? भाजपा। यानी सत्ता बारी बारी से अलग अलग विचारधारा वाली पार्टियों के पास आती जाती रहती है। दूसरा, कई बार ऐसा भी होता है कि किसी एक पार्टी को चुनाव में जीत नहीं मिल पाती, तो दो या दो से अधिक पार्टियां मिलकर क्या करती हैं? सरकार बनाती हैं, जिसे गठबंधन सरकार कहते हैं। ये क्या है? सत्ता का विकेंद्रीकरण ही तो है। दबाव समूह क्या करते हैं? सरकार की नीतियों को प्रभावित करते हैं। किसान आंदोलन इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। ये हो गए सत्ता के विकेंद्रीकरण के 4 तरीके। इसी के साथ ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। इस पाठ से संबंधित नोट्स, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स, उन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।